नमस्कार मित्रों, कक्षा 9 क्षितिज पाठ्य पुस्तक पाठ 14 चंद्र गहना से लौटती बेर और इसके रचयिता हैं केदारनाथ अग्रवाल। केदारनाथ अग्रवाल का जीवन परिचय। प्रगतिवादी कवि एवं लेखक केदारनाथ अग्रवाल का जन्म 1911 में उत्तर प्रदेश के बांदा जनपद के कमासीन गांव में हुआ था। इलाहाबाद में कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने आगरा विश्वविद्यालय से LLB कर वकालत का कार्य शुरू किया। बचपन से ही इनकी रुचि काव्य रचना में थी। बाद में प्रगतिवादी आंदोलन से जुड़ गए और हरिओद और रसाल जैसे साहित्यकारों से इनका संपर्क रहा और उनका देहांत सन 2000 में हुआ। साहित्यिक रचनाएं। केदारनाथ अग्रवाल की प्रमुख रचनाएं नींद के बादल, युग की गंगा, लोक और अलोक, फूल नहीं रंग बोलते हैं, आग का आईना आदि है। प्रस्तुत पाठ चंद्र गहना से लौटती बेर। इस कविता में कवि का प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त हुआ है। चंद्र गहना नामक स्थान से लौटते समय कवि का जो किसान मन है वो खेतों के सहज सौंदर्य पर आकर्षित हो उठता है और कवि को साधारण सी चीजों में भी असाधारण सौंदर्य के दर्शन होते हैं। वह पोखर की हलचल, दूर तक फैले चित्रकूट की पहाड़ियां, उन पर उगे वृक्षों पर बैठे पक्षी और उनके कलरव को शहरी विकास की तीव्र गति से बचाए रखना चाहता है। प्रकृति की गोद में वह शांति की अनुभूति करता है। मतलब गांव का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको इन्होंने अपने मन तक अनुभूत किया। काव्यांश नंबर 1। देख आया चंद्र गहना, देखता हूं दृश्य अब मैं, मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ का मतलब हो गया वह खेत की चारों ओर की जो बाउंड्री होती है उसको कहते हैं। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला, एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना, बांधे मुरेटा शीश पर, छोटे गुलाबी फूल का सज कर खड़ा है। यहाँ पर मुरेठा शब्द का मतलब होता है साफा, ठीक है ना, और जो चना है उसका फूल। कवि चंद्र गहना से लौटते समय प्राकृतिक सौंदर्य निहारने के लिए खेत की मेड़ पर बैठ गया और वह आसपास की फसलों का सौंदर्य देखने लगा। वह देखता है कि एक बीते के बराबर, एक बीते का मतलब एक बिलात के बराबर, एक बीते की लंबाई का ठिगना सा चने का पौधा सज दज कर खड़ा है। उसने अपने शीश पर साफा बांध रखा है, मानो वह शादी में जाने की तैयारी में है, क्योंकि वह सिर पर गुलाबी फूल सजाए खड़ा है। इस प्रकार हरे चने के सौंदर्य को इन्होंने इंगित किया। काव्यांश नंबर 2। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हटीली, देह की पतली कमर की है लचीली, नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर कह रही है, जो छुए यह दूं हृदय का दान उसको। अलसी का पौधा। कवि कहता है कि चने के पास ही उसी क्यारी में अलसी का पौधा उगाया है। लगता है कि वह चने के पास हट करके उगा है, क्योंकि हर पौधे की क्यारियां अलग अलग है। अब चने की क्यारी में अलसी का पौधा उग करके आया है, इसका मतलब है वह हट किए हुए है पौधा। पतला शरीर, लचकदार कमर वाली अलसी, सिर पर नीले फूल धारण किए हुए हैं। ऐसी सुंदरी अलसी कहती है कि जो उसको छुएगा उसे वह अपना हृदय दान दे देगी। अर्थात कवि उसके प्रेमातुर नायिका के रूप में अलसी को प्रस्तुत कर रहा है। काव्यांश नंबर 3। और सरसों की न पूछो, हो गई सबसे सयानी। सयानी का मतलब विवाह योग्य हो गई है। हाथ पीले कर लिए हैं, ब्याह मंडप में पधारी, फाग गाता मास फागुन आ गया है आज जैसे। देखता हूं मैं स्वयंवर हो रहा है, प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है। इस विजन में दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक है। सरसों के सौंदर्य के बारे में कवि कहता है कि उसकी बात ही पूछो मत, वह सबसे सयानी युवा हो गई है और ब्याह के मंडप में जाने को आतुर उसने हाथों को पीला कर रखा है। ऐसे लगता है कि फाग गाता फागुन भी आ पहुंचा है। यह सब
दृश्य देखकर ऐसा लगता है जैसे किसी स्वयंवर का हो रहा हो दृश्य। इस शांतिपूर्ण क्षेत्र में प्रकृति का प्रेमपूर्ण आंचल भी हिल रहा है। सभी प्रसन्नचित्त दिखाई दे रहे हैं। कवि को लगता है कि शहरों की अपेक्षा गांव की जमीन प्यार के मामले में अधिक उपजाऊ है। गांव के अंदर अपनत्व तो ज्यादा है शहरी वातावरण की अपेक्षा। यहाँ मनुष्य तो मनुष्य, पेड़ पौधे भी प्यार करते हैं और यहाँ प्रकृति का एक एक अंग प्यार से सराबोर दिखाई देता है। इस प्रकार ग्रामीण सौंदर्य अपनत्व को लिए हुए है। और पैरों के तले हैं एक पोखर, उठ रही इसमें लहरियां, नील तल में जो उगी है घास बुरी, ले रही वह भी लहरियां। एक चांदी का सा बड़ा सा गोल खंबा, आंखों को ये चमचमाता है। कई पत्थर किनारे पी रहे हैं चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। अब कवि, पोखर का मतलब होता है तालाब। कवि जिस स्थान पर बैठा है वहीं पास में एक तालाब है और जिसमें हवा के चलने से लहरें उठ रही है और तालाब की नीली तली में भूरी घासें उगाई है और लहरों के साथ वे भी घास लहरा रही है। उस पानी में सूर्य की परछाई आंखों को चुंधिया रही है। वह चांदी के बड़े गोल खंबे के जैसा सूर्य की चमक दिखाई देती है। तालाब के किनारे कई पत्थर चुपचाप पानी पी रहे हैं। वो लहरों से उन पत्थरों को पानी स्पर्श करके फिर वापस नीचे आता है। तो इस प्रकार का प्रतीत होता है जैसे कि वो पत्थर पानी पी रहे हैं। कवि सोचता है कि इन पत्थरों की प्यास पता नहीं कब बुझेगी, क्योंकि वे लंबे समय से पानी पी रहे हैं। जबकि वास्तविकता यह है कि लहरों में हवा के कारण लहरें उठ करके पत्थरों का स्पर्श करके फिर पानी नीचे आता है। काव्यांश नंबर 5। चुप खड़ा बगुला डुबाई टांग जल में, देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता। चट दबा कर चोंच में नीचे गले के डालता है। एक काले माथे वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपाटे मार फौरन टूट पड़ती है भरे झल के हृदय पर। एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती गगन में। मीन का मतलब होता है मछली। तालाब के एक किनारे बगुला ध्यान की नींद में मग्न है और उसका ध्यान दिखावटी है, क्योंकि वो वास्तविकता में मछलियों को भ्रमित करता है। वह चंचल मछलियों को देखते ही उसका ध्यान त्याग देता है और उस मछली को वह चोंच में पकड़कर गले के नीचे उतार लेता है। तभी कवि देखता है कि काले माथे वाली एक चतुर चिड़िया जिसके पंख सफेद हैं और पानी की सतह पर झपट्टा मारती है और अपनी पीली चोंच में एक चमकदार चंचल मछली दबाकर आकाश में उड़ जाती है। ये पशु पक्षियों का स्वच्छंद विचरण उस तालाब के किनारे किस प्रकार होता है, यह कवि ने दिखाया है। अब काव्यांश नंबर 6। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई, ट्रेन की टाइम नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ, जाना भी कहीं नहीं है। कवि कह रहे हैं कि कवि जहां पर बैठा है वह प्राकृतिक दृश्य देख रहा है और वहां से कुछ दूरी पर जमीन ऊंची उठी हुई है और वही सामने से रेल की पटरी गई है और कवि जानता है कि वह रेलगाड़ी के आने का समय भी नहीं है। तभी तो वो पटरी पर विश्राम की मुद्रा में प्राकृतिक सौंदर्य को निहार रहा है। वैसे भी कवि को किसी काम के लिए कहीं आना जाना नहीं है, वह इस समय स्वतंत्र है, अर्थात उसे कोई विशेष प्रकार का कोई काम नहीं है। एक ही काम है कि प्रकृति के सौंदर्य को निहारना। अब काव्यांश नंबर 7। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची ऊंची पहाड़ियां दूर दिशाओं तक फैली है। बांझ भूमि, बांझ भूमि इसलिए कहा कि क्योंकि वहां पर किसी भी प्रकार बंध्या भूमि मतलब पैदावार कुछ नहीं होती। इधर उधर रीमा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। कवि कहता है कि उसके सामने चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी उबड़ खाबड़ कम ऊंचाई वाली पहाड़ियां दूर दूर तक फैली हुई है। इन पहाड़ियों की भूमि अनुर्वर है। अनुर्वर का मतलब क्या हो गया, बांझ भूमि है, मतलब कोई ज्यादा पैदावार नहीं होती है। और वहां रीवा के कांटेदार कुरूप पेड़ खड़े हैं
और इन पेड़ों में कोई आकर्षण नहीं है। मतलब कहने का है कि किसी भी प्रकार का पैदावार वहां नहीं होने से वो जो चित्रकूट की पहाड़ियां हैं वहां पर प्राकृतिक सौंदर्य इतना सुंदर नहीं है जितना उन्होंने खेत में देखा है। अब अंतिम काव्यास। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकाता, सुग्गे का स्वर टै 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 टै। सुन पड़ता है वन स्थली का हृदय चीरता, उड़ता गिरता सारस का स्वर टीटों टीटों। मन होता है कि उड़ जाऊं मैं, पर फैलाए सारस के संग, जहां जुगल जोड़ी रहती है हरे खेत में, सच्ची प्रेम कहानी सुन लूं चुप्पे चुप्पे। सुग्गा का मतलब होता है तोता। कवि को तोते की टें टें आवाज सुनाई देती है और तोते की यह आवाज उसके मन को बहुत भा रही है। यह आवाज उसको कर्ण प्रिय लग रही है। उसे दूसरी ओर से सारस की टीटों टीटों की आवाज भी सुनाई देती है। यह आवाज कहीं दूर से वन प्रांत को चीरती हुई आ रही है। सारस का यह स्वर कभी तेज होता है तो कभी मंद होता है। कभी उस आवाज को सुनकर प्रेमातुर हो उठता है। वो कर्णप्रिय आवाज होती है, इस कारण उसका मन करता है कि वह सारस के साथ उड़कर वहां पहुंच जाए जहां हरे भरे खेतों के बीच में जो सारस की युगल जोड़ी रहती है और परस्पर प्रेम की बातें कर रही होती है। कवि चुपचाप वहां छिपकर उनकी प्रेम भरी बातें सुनना चाहता है। इस प्रकार यह प्राकृतिक सौंदर्य, वन, पशु पक्षी, वनस्पतियां सबकी सुंदरता को दिखाता हुआ यह पाठ चंद्रगहना से लौटती बेर संपन्न हुआ। उसके प्रश्नोत्तर के लिए आप नीचे दिए गए लिंक पर इनके अच्छे से प्रश्नोत्तर प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए बार बार आप लोग हमारी वीडियो देखते रहें पॉज करके, और इसके अंदर जो लिखा गया है वह मैटर है सारा का सारा गुणवत्ता से युक्त है। आओ पढ़े चैनल के साथ इसी प्रकार का सहयोग बनाए रखें। धन्यवाद।